मिश्रा, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। घोटालों में सूत्रों के उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती घोटाले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच के लिए बनी कमेटी ने शुरू कर दिया है। कमेटी की एक अनौपचारिक बैठक भी हो गई है। कमेटी ने जांच को लेकर रोड मैप तैयार किया है। रिटायर्ड आईएएस डीके कोटिया की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और इस बीच उच्च स्तरीय कमेटी के गठन और उसके बीच जांच दायरों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ये कमेटी पहले चरण में 2012 से 2022 में हुई भर्तियों की जांच करेगी, क्योंकि 2011 में राज्य विधानसभा ने अपनी सेवा नियमावली बना दी थी। इससे पहले यूपी की नियमावली से भर्तियां होती थीं, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि इससे पहले हुई भर्तियों का फर्जीवाड़ा सामने आना चाहिए, जबकि बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का बचाव किया। यहाँ एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है प्रदेश की राजनीति में कि माननीय हरीश रावत जी और माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को जिस तरह से फ्रेम किया जा रहा है एक भ्रष्टाचारी नेता के रूप में, जब आरोप साबित ही नहीं हुए, अभी किसी के ऊपर जांच बैठी हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों से भी पर्दा उठेगा यदि पूरा 22 सालों का इतिहास खंगाला जाएगा और माना कि स्वर्गीय प्रकाश पंत जी हमारे बीच में नहीं रहे, हरवंश कपूर जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन ये तीनों मुख्यमंत्री हैं और 7 से 12 के बीच में क्या गोरख धंधा विधानसभा में चला, वो भी जनता जानना चाहती है। भी एक सकारात्मक पहल होती है तो उसका विरोध करने के नेचर में कारण क्या है कि वो भ्रष्टाचार को दबाने का हमेशा प्रयास किया। आखिर ये विषय पहली बार तो उठे नहीं है भाई, पहले भी जब यह नियुक्तियां हुई सारे विषयों में चर्चा होती है, चाहे अभी एसआईटी की जांच की नियुक्तियों का विषय देखिए आप, तो इन सब विषयों पर जब ये पहली बार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमने मैसेज दिया, मैसेज नहीं और एक नजीर पेश करेंगे कि भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार का नियुक्तियों के मामले इस प्रकार का दुस्साहस कोई न करे। युवाओं को विश्वास जगाने की आवश्यकता है और मुझे तो बड़ा एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अपोजिशन को भी इस बात का समर्थन करना चाहिए। उत्तराखंड युवा हताश है। अगर सब चर्चाएं होती थी, आज पहली बार चर्चा के बाद रिजल्ट निकल के आ रहा है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और मैं ऋतु खनोड़ी बहन जी ने तो कल जो कमेटी बनाई है 1 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मैं कह सकता हूँ रिपोर्ट आने के बाद जो उसके परिणाम आएंगे वो भी एक प्रकार से युवाओं के अंदर उत्साहवर्धन के होंगे। भविष्य के अंदर इस प्रकार के घटनाओं को कोई कल्पना नहीं कर सकता, इस प्रकार की नियुक्तियों के संदर्भ में सोचे। और देहरादून से ज्योत्सना हमारे साथ में बनी हुई हैं। ज्योत्सना, यूकेएसएससी भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार जांच की मांग कर रही है और उधर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर बीजेपी उनका बचाव करती हुई नजर आई। आप ग्राउंड पर है, वहां पर अब क्या कुछ अधिक अपडेट है आपके पास? रूपांशी, देखिए यूके मामला बिल्कुल अलग है, उसकी एसटी अब जांच कर रही है। बात हो रही है इस समय विधानसभा भर्ती मामले की। विधानसभा में जो बैकडोर से भर्तियां हुई हैं उसे लेकर काफी बवाल था और 2 रिज्यूम की भर्तियों को लेकर उत्तराखंड में बवाल मचा था। 2012 से 2017 तक जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, गोविंद सिंह कुंजवाल स्पीकर थे, तब 160 लोगों की बैकडोर से भर्ती की गई थी। और दूसरा रिज्यूम है 2017 से 22 का, जो बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में थी और प्रेमचंद्र अग्रवाल स्पीकर थे, तो उनके समय में 70 भर्तियां बैकडोर से हुई। इन 2 भर्तियों को लेकर बहुत ज्यादा बवाल था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि वो विधानसभा अध्यक्ष से गुजारिश करेंगे कि वो जांच करवाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेता भी शक के दायरे में थे। जो लिस्ट थी उसमें ये बताया जा रहा था, जो नाम आ रहे थे कि बीजेपी के बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं या फिर उनके नज़दीकी लोग हैं। इसी तरीके से जो कांग्रेस के समय में भर्ती हुई थी उसमें तो स्पीकर ने अपने खुद के बेटे और बहू को ही नौकरी पे लगा दिया था और उसमें भी कांग्रेस के दिग्गज लोगों के नज़दीकी लोग थे, जानने वाले
वाले लोग थे, उनके क्षेत्र के ही 2 दर्जन से ज्यादा लोग थे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी। विधानसभा अध्यक्ष जब विदेश दौरे से वापस आई, उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई, पूरा मंथन किया और कल जब वो मीडिया से रूबरू हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बना रही है जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे डीके कोटिया को उन्होंने खास तौर पर अध्यक्ष बनाया। उनके साथ 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह रावत और अवनेंद्र नयाल 2 को मेंबर बनाया और ये तीनों लोग अपने अपने काम के एक्सपर्ट माने जाते हैं। बहुत अच्छी इमेज इनकी है। तकनीकी यानी नीतिगत मामलों की इन तीनों लोगों को बहुत जबरदस्त नॉलेज है। डीके कोटिया तो ट्रिब्यूनल में खास तौर पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तो ऐसे में एक टीम बना दी। कांग्रेस को आपत्ति इस बात की है, कांग्रेस के हालांकि बड़े नेताओं ने कहा है कि वो स्वागत करते हैं, स्पीकर के फैसले का बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं और अब वो रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। रिपोर्ट के बाद कोई एक्शन होता है या नहीं होता है, उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का ये अधिकार है कि वो अपने विधानसभा में किस तरीके से जांच करवाती है। केवल एक प्रवक्ता है, उन्होंने ये बात कही है कि बीजेपी अपने रिज्यूम का क्यों नहीं करवा रही है और कल उस बात को क्लियर विधानसभा अध्यक्ष कह चुकी हैं कि 2011 में रूपांशी उत्तराखंड सदन ने अपनी सेवा नियमावली बनाई, यानी कि उत्तराखंड विधानसभा का संचालन 2011 तक उत्तर प्रदेश के नियमों के तहत होता था, चाहे नियुक्ति हो, चाहे कार्य संचालन हो या किसी भी तरीके का नीतिगत फैसला हो, वो उत्तर प्रदेश की नियमावली के तहत होता था। 11 में जब अपनी नियमावली बन गई तो 12 से वो लागू हो गई। तो इसीलिए उन्होंने पहला जो जांच का दायरा दिया है वो 12 से 22 दिया है, यानी कांग्रेस का शासनकाल भी और बीजेपी का शासनकाल भी, और वो शासनकाल जबकि नियुक्तियों में सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। और यही बात फिर प्रदेश अध्यक्ष ने भी कही कि कांग्रेस धैर्य रखे। 1 महीने की बात है, जब 5 साल पहले जो नियुक्ति हुई थी उसे लेकर अब बवाल हो रहा है, आप 5 साल चुप रहे, तो कम से कम 1 महीने का धैर्य रखें और जब रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही पता होगा कि किसने नियम सम्मत नियुक्ति की, किसकी बैकडोर से एंट्री हुई, किस तरीके की कोताही सामने आई, और उसी के बाद अगर सरकार एक्शन लेती है तो वेल एंड गुड, अगर सरकार कोई लिपापोती की कोशिश करती है तो विपक्ष के पास मौका है। और रूपांशी, मैं आपको इससे बड़ी खबर दे दूं कि कल ही कमेटी का गठन हुआ है और आज ही कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। घंटों कमेटी आज विधानसभा भवन में मौजूद रही, उसने तमाम जरूरी पत्रावलियां अपने अधीन कर ली हैं। हालांकि कमेटी के एक मेंबर अवनेंद्र नयाल जो इस समय नैनीताल में मौजूद थे वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन कमेटी के अध्यक्ष डीके कोटिया और सदस्य सुरेंद्र रावत ने आज पूरा एक किस्म से अवलोकन कर लिया है, एक फ्रेम तय कर लिया है कि आगे जांच कैसे चलेगी। कल जब तीसरे मेंबर अवनेंद्र नयाल आ जाएंगे तो कमेटी पूरा पत्रावलियों को अपने पास लेकर के और तीनों लोग अपने काम बांट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि तीनों लोग विशेषज्ञ हैं, खासतौर पर कार्मिक के बहुत विशेषज्ञ हैं, अपॉइंटमेंट से लेकर हर चीज उनको बहुत अच्छे ढंग से बाय हार्ट याद है जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो ऐसे में तीनों लोग कल प्रॉपर पूरा कामकाज बांट लेंगे। और मेरी कमेटी के अध्यक्ष डीके कोटिया से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम समय से पहले पूरी जांच करना चाहते हैं। हम भी जानते हैं कि इस समय ये इशू किस तरीके का है, बहुत तकनीकी मामला है, पेचीदा मामला है, लेकिन उसके बावजूद बेस्ट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से तत्परता से पूरी कार्रवाई शुरू हो रही है। और स्पीकर रितु खंडूड़ी के फैसले का पूरे प्रदेश में खास तौर पर यूथ काफी स्वागत कर रहे हैं। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा भर्ती प्रकरण पर जांच को लेकर विधानसभा स्पीकर के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी के लोग बहुत अनुभवी हैं और देखना होगा कि क्या विधानसभा भर्ती में किसी तरह से संवैधानिक गड़बड़ी तो नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को लेकर जनता में विश्वास होना बहुत जरूरी है। ऋतु भूषण जी का कल वक्तव्य सुन रहा था और उनका जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज था और जिस तरह से मैं उनको समझ पाया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो जांच कमेटी बिठाई है वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्भीक विवेक से इसकी जांच करेगी।
जो अधिकारी भी उसमें नियुक्त किए गए हैं उन पर शक करना भी मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ को उत्तर प्रदेश के नकल माफिया के खास गुर्गे को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुख्ता साक्ष्य और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर आरोपी संपन्न राव को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। संपन्न राव मूल रूप से गाजीपुर का निवासी है और वो नकल सरगना सादिक मूसा का साथी है। इसके पास से 3,80,000 रुपए कैश भी मिले हैं। पहले से गिरफ्तार आरोपी विपिन बिहारी के घर से परीक्षा में पेपर लीक मामले में अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 92 लाख कैश भी बरामद किया जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्तों की करोड़ों की अवैध संपत्ति की भी जानकारी मिली है। दर्जनों बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। इन सभी पर रायपुर थाने में ही मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इन आरोपियों की अवैध चल और अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा। वहीं गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने एसटीएफ को आरोपियों की ओर से अर्जित की संपत्ति को अटैच करने के लिए गैंगस्टर की कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी, यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोखा नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने बागनाथ मंदिर में पूजा की। उसके बाद वो भैरव मंदिर एवं धर्मशाला पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उसके बाद सीएम धामी बिलौना पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवहन मंत्री चंदन दास और सांसद अजय टमटा के साथ संयुक्त रूप से रोडवेज डिपो का उद्घाटन किया और इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री चंदन दास भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि अपने दौरे के पहले दिन सीएम धामी ने कोट भ्रामरी मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने पर्यटक आवास गृह बैजनाथ गरुड़ में रात्रि विश्राम भी किया। वहीं उन्होंने सुबह जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भेंट की। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस बड़ी रैली की। रैली को सफल बनाने के लिए यूपी उत्तराखंड समेत जगह जगह से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने के लिए दिल्ली पहुंचे।
रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संबोधन करते हुए कहा कि दो उद्योगपतियों के हाथ में पूरी सत्ता है। विपक्ष को सीधे जनता के बीच जाना होगा। ईडी से मुझे कोई डर नहीं लगता। ईडी ने 55 घंटे मुझे बैठाया। देश की आत्मा को बचाना होगा। देश को रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं। छोटे व्यापारी किसानों की कमर तोड़ी गई है। कांग्रेस के समय इतनी महंगाई नहीं थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी की मुश्किलें और दर्द में है। आम आदमी मुश्किल और दर्द में है। जनता हर हालात का सच जानती है। विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। वहीं राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस आम जनता तक पहुंचेगी। मोदी सरकार ने किसानों का नहीं बल्कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। नफरत किसको होती है? भाइयों और बहनों, नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाइयों और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो। 26 सितंबर को होने वाले हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस दी है। इसके लिए 3 सदस्यीय दल को हरिद्वार भेजा गया है। पार्टी को भरोसा है कि इस बार उसकी जीत होगी। यहां प्रचार के लिए विधायकों से लेकर सांसदों तक की ड्यूटी लगाई जा सकती है। संगठन के वरिष्ठ नेताओं को बूथ लेवल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, हमने अपने 3 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की टीम वहाँ भेजी हुई है, जिसमें हमारे महामंत्री खिलेन चौधरी जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष कुलदीप जी हैं और वरिष्ठ विधायक हमारे खजानदास जी गए हैं। आज सायं 5 बजे तक जो भी हमारे कार्यकर्ता वार्डों में चुनाव लड़ने के इच्छुक उनके आवेदन आ जाएंगे और कल फिर हम विधानसभा वाइज उन आवेदनों पर चर्चा करेंगे। वहाँ की टीम के साथ बैठेंगे, फिर हम चुनाव प्रबंधन की टीम हम बनाने वाले हैं। और इस बार हमने तय किया कि हर जिला पंचायत में हम जिले के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी को भी वहाँ ड्यूटी लगाएंगे। हमारे सरकार के जो मंत्रीगण हैं, जिनका जहाँ जिस वार्ड में उनकी आवश्यकता है, उनके वहाँ ड्यूटी लगाएंगे और चुनाव को पूरे प्रबंधन के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार भी हम अपना अध्यक्ष बनाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ।